सेमेस्टर 4 का जो माइनर पेपर है सोशियोलॉजी, उसकी कंप्लीट क्लास को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपनी ये क्लास दोनों मीडियम में रहने वाली है और हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने अपने यहाँ माइनर पेपर में सोशियोलॉजी को सिलेक्ट किया हुआ है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। बात करते हैं शुरुआत से। पहला ही यूनिट है अपना है संस्कृतिकरण। संस्कृतिजेशन क्या होता है? देखो, समाज में एक होती है दोस्तों लोअर क्लास, जो बैकवर्ड लोग होते हैं। बैकवर्ड कैसे? जो अभी पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे हैं, उसका रहना, उनका खाना, उनका स्टैंडर्ड, वो सारा क्या है, थोड़ा नीचे का है। और एक समाज में रहती है अपर क्लास, जो डेवलप्ड है या जिनके तौर तरीके अलग है। तो लोअर क्लास अपर क्लास को क्या करती है? फॉलो करती है। फॉलो करती है और फॉलो करके उनके रिचुअल्स को, उनकी जो कस्टम्स हैं, उन सबको क्या करती है? एडॉप्ट करती है। इसको क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति को एडॉप्ट करना क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण कहा जाता है। जैसे हम आजकल क्या करते हैं कि जो यूरोपियन थे उन लोगों के हमने, जैसे मान लो वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी अब क्या करने लगे? बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। पहले हम क्या करते थे? घर पे माता की जोत लेते थे। आजकल हम जोत को लेना भूल गए और हम किसको देखने लगे? बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। हमें वो याद रहने लग गई। तो ये एक संस्कृतिकरण है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से जुड़ना या उसका एडॉप्ट करना। तो क्या होता है इसको समझते हैं। संस्कृतिजेशन इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास। ये जो अवधारणा है संस्कृतिकरण की, इसे भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ए लोअर कास्ट और ट्राइब adopts the rituals, customs and lifestyle of upper class या upper caste in order to elevate their social status। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो निम्न क्लास है, जो निम्न जातियां है, जनजातियां हैं, वो ऊंची जातियों की परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को क्या करती है? ऊंचा करने का प्रयास करती है। यानी जो संस्कृतिकरण होता है वो लोअर क्लास से अपर क्लास की ओर जाता है, या यूं कहे अपर क्लास के कस्टम्स को लोअर क्लास फॉलो करता है। लेकिन दिस चेंज इंक्लूड्स वेजिटेरियनिज्म, वियरिंग सेक्रेड थ्रेड्स, परफॉर्मिंग सांस्कृतिक रिचुअल्स एटसेट्रा। इसमें क्या होता है? शाकाहार भोजन को अपनाना, यज्ञोपवीत पहना यानी जनेऊ धारण करना, या संस्कृति जो परंपराएं हैं उनको अपनाना, ये सारे इसमें मोस्टली काम होते हैं। अर्थात जैसे मान लो इसमें कहा है स्पेशली जो ब्राह्मण जनजाति है, सॉरी ब्राह्मण जो जाति है, ये हमेशा से ही थोड़ा क्या कि शाकाहार भोजन करना, जनेऊ धारण करना, अपने बढ़िया अनुष्ठान करवाना, होम आदि करवाना, तो ये एक अच्छे रिचुअल्स थे। तो जो लोअर क्लास है, जो जनजातियां है, वो जंगलों में रहती थी, शिकार वगैरह करती थी, मांसाहार का सेवन करती थी। तो उन्होंने इनको देखा और इनको देखकर वो इन चीजों को अपनाए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं, इसमें क्या है? इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन बट ए सोशल मोबिलिटी स्ट्रेटेजी। ये केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं है बल्कि एक सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है। यानी इसमें सिर्फ धर्म परिवर्तन होना ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ धार्मिकता ही परिवर्तित होती है, जबकि एक समाज है वो मोबिलाइज होता है, लोअर कास्ट, लोअर कैटेगरी से अपर कैटेगरी की ओर जाता है। However, it does not always lead to actual equality or elimination of caste discrimination। बट इससे क्या होता है? जो जातिगत भेदभाव है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। अर्थात यानी आज हम जिस समाज में रहते हैं वहां भले ही छुआछूत क्या हो गई हो, कम हो गई हो या खत्म हो गई हो, बट अभी भी जो जातिगत भेदभाव है वो आज भी देखे जा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो संस्कृतिकरण है वो जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करता। आई होप आप संस्कृतिकरण को समझ गए होंगे। इसकी की फीचर्स को हम देख लेते हैं। पहला है इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो उच्च जातियां है उनकी प्रथाओं का इसमें अनुसरण किया जाता है। जैसे वियरिंग दी सेक्रेड थ्रेड, यानी जो पवित्र धागा है, यानी जो जनेऊ है वो पहनना। वेजिटेरियनिज्म, टिटोटलिज्म, रिचुअल्स एटसेट्रा, यानी शाकाहार करना, मद्यपान करना, अनुष्ठान करना आदि जो ऊंची जातियों की जो प्रथाएं हैं, जो कास्ट, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो किया जाता है। सेकंड, सोशल मोबिलिटी टूल, समाज में गतिशीलता आती है इससे, या यूं कहे समाज को मोबिलाइज करने का ये टूल है। इट ऑफर्स ए नॉन पॉलिटिकल पाथ फॉर स्टेटस एलिवेशन,
यानी यह स्थिति उत्पन्न करने के लिए, स्थिति को ऊपर उठाने के लिए एक गैर राजनीतिक साधन प्रदान करता है। अर्थात आप संस्कृतिकरण को अपना कर अपने आप का या अपना जो सोशल स्टेटस है उसको क्या कर सकते हो, अपलिफ्ट करते हैं। तो ये एक सोशल मोबिलिटी का टूल है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव एडोप्शन, यानी चयनात्मक आपके ऊपर है। ओनली रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस आर एडोप्टेड, नॉट नेसेसरीली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, केवल जो रिचुअल्स है, जो अनुष्ठान है, जो प्रथाएं हैं, उन्हीं को ही अपनाया जाता है। जरूरी नहीं कि उनकी सारे दार्शनिक ग्रंथों को भी अपनाया जाए। अर्थात जैसे इसी एग्जाम्पल में हमने देखा, जो ब्राह्मण है वो तो बहुत ज्यादा डीप जो पुराण है, जो कथाएं हैं, जो अपने जो संहिताएं हैं, महाभारत है, रामायण है, और भी अपने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, उनको वो डीप में देखते हैं, एक फिलोसफिकल जो टेक्स्ट है उनको। तो जरूरी नहीं कि जो दूसरी जाति है इनको जो फॉलो करती है वो इन सबको फॉलो करे, वो केवल इनके रिचुअल्स को क्या कर सकती है, एडोप्ट कर सकती है। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या इसे एडोप्ट किया है। तो ये सेलेक्टिव एडोप्शन है। नेक्स्ट, नो रियल इक्वलिटी, इससे कोई वास्तविक समानता नहीं मिलती। दैट मीन्स संस्कृतिजाइजेशन डज नॉट एंड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। संस्कृतिकरण का से ना तो भेदभाव पूरी तरीके से खत्म होता है, ना अस्पृश्यता या छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त करता है। यानी कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहता है, जो बाद वाला है वो बाद वाला ही रहता है, बट उन्होंने अपना सोशल स्टेटस उनके रिचुअल्स को फॉलो करके क्या किया है, अपग्रेड जरूर किया है, बट ये पूरी तरीके से इक्वलिटी को नहीं लेके आता। नेक्स्ट है, नॉट लिमिटेड टू हिंदूज, केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। ट्राइब्स एंड नॉन हिंदू कम्युनिटीज हैव आल्सो यूज्ड सिमिलर स्ट्रेटेजी। जनजातियां हो या जो गैर हिंदू समुदाय है में भी इस तरीके की रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है या किया गया है। अर्थात हम यूं कहे, चाहे कैसी भी सोसाइटी हो, कैसी भी सामाजिक व्यवस्था हो, सब ने संस्कृतिकरण को क्या किया है, अपनाया ही है। समाज हमेशा लोअर कैटेगरी से अपर कैटेगरी की तरफ ही फ्लो करता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसकी क्रिटिसिज्म की तरफ। आलोचनाएं क्या है, इट स्ट्रेंथ्स कास्ट हियरार्की इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट। यानी इससे क्या है कि जाति पदानुक्रम को चुनौती देने की बजाय उसे और ज्यादा मजबूत करता है। यानी आप देखते होंगे कि समाज में क्या है, गुट बनने लग जाते हैं, गुट बनने लग जाते हैं। इधर से जैसे मान लो ये लोअर कैटेगरी है, ये अपर उठ के यहाँ तक तो आ गई, लेकिन इस गुट के आगे ये नहीं भिड़ पाती, या यूं कहे इस गुट से उनको हमेशा से ही क्या करना पड़ता है, चैलेंज रहता ही रहता है। तो ये क्या करता है, जो संस्कृतिजाइजेशन है या संस्कृतिकरण है, ये कास्ट की हिरारिकों को खत्म नहीं करता, यानी जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और भी ज्यादा क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। नेक्स्ट, इट ओनली अलाउज फॉर सरफेशियल चेंज नॉट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये केवल सतही परिवर्तन की अनुमति देता है, संरचनात्मक सुधार की नहीं। अर्थात ये जो अपर कैटेगरी है इसका स्ट्रक्चर अलग है, और जो लोअर कैटेगरी है जो इनको फॉलो करके अपने आप को अपर बना रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी अभी पुराना का वाला ही रहेगा, बट ऊपर ऊपर से इनमें क्या होगा, चेंजमेंट होगा। तो संस्कृतिजाइजेशन क्या करता है, सरफेसिकल चेंज ही लाता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करता है। ये इसकी क्या है, आलोचनाएं हैं। आई होप आप इस संस्कृतिजाइजेशन को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है जो भी यूरोपीय कंट्रीज है उनको हम फॉलो करें, तो ये क्या कहलाएगा, ये पाश्चात्यकरण कहा जाएगा, ये वेस्टर्नाइजेशन कहा जाएगा। जैसे मैंने अभी शुरुआत में एग्जांपल दिया कि आज हम इन चीजों को भूल गए कि हम पहले माता की जोत लेते थे, हम माता हो या कोई पितृ हो या कोई हनुमान जी हो, भैरू जी हो, जो भी है हम जोत लिया करते थे। आज हम इन चीजों को भूल गए। हम हरियाली तीज मनाए जाते थे, हम बहुत सारे हमारे रिचुअल्स है, बहुत सारे त्योहार है, हम इनको मनाते थे, ये सारी चीजें हम भूल चुके हैं। आज हम क्या करते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे पे हमने केक आता है, केक हमारी संस्कृति तो नहीं है। हमारे को मंथली एनिवर्सरी एक और आया है, मंथली एनिवर्सरी वाला सीन, वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने यूरोपीय कंट्रीज से ली है। तो जब हम हमारी रूट्स को छोड़ दे, रूट्स को भूलकर दूसरी जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनकी संस्कृति को फॉलो करें, तो ये कहा जाता है वेस्टर्नाइजेशन। अब ये अच्छा है गलत है ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं ये क्या है। वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल
institutions and technology, especially those of Europe and America. पाश्चात्यकरण या पश्चिमीकरण का तात्पर्य है पश्चिमी संस्कृति, उनके मूल्यों, उनके जीवन शैली, उनकी संस्थाओं और उनकी टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका की जो कंट्रीज है उनकी जो पश्चिमी संस्कृतिज है उनकी उन चीजों को अपनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। इट इंक्लूड्स एजुकेशन, ड्रेस, इंडिविजुअलिज्म, रेशनल थिंकिंग एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसमें शिक्षा, हमारा पहनावा, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद मतलब पहले हम समाजवाद में विश्वास करते थे यानी जॉइंट फैमिलियां होती थी और आजकल न्यूक्लियर होने लगे, दैट इज व्यक्तिवाद। तर्क संगत सोच और लोकतांत्रिक मूल्य ये सब इसमें शामिल है। यानी हमने समाज के हर पहलू में हर जगह हमने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया है, तो ये कहना चाहते हैं। बात करते हैं इन इंडिया, वेस्टर्नाइजेशन बिगिन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड अर्बन कल्चर, लीगल सिस्टम्स, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में जो पश्चिमीकरण है ये ब्रिटिश शासन यानी जब अंग्रेजी शासन काल था उसी दौरान शुरू हुआ था और इसमें शहरी संस्कृति, हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन को भी महत्वपूर्ण रूप से इसने क्या किया है, प्रभावित किया है। हमने, आप देखते होंगे कि हमने संविधान में वो चीज वहां से ली है, वो व्यवस्था हमने वहां से ली है। हमारा पहनावा देख लो, हमारी जो अर्बन कल्चर है वो देख लो, ये सारी कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो कल्चर है उनसे मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड। पढ़ते हैं आगे, जैसे मान लो इस पिक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पे देखो एक लड़का लड़की डेट पे है, इधर ये साथ में ऑफिस जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सीन, हमारे यहाँ पे पति पत्नी साथ जो पब्लिक प्लेसेस है जनरली वो टेम्पल वगैरह में ही या कोई जो सामाजिक सरोकार के जो प्रोग्राम होते थे उनमें ही साथ देखे जाते थे, बाकी घर पे साथ रहते थे, ऐसे खुले में ऐसे नहीं होते थे। तो ये हमारे एक इंडियन कल्चर है। यहाँ पे देखो ये अलग अलग रीजन की अलग अलग पोशाक है, आप पोशाक से जान सकते हो कि ये पंजाबी है, ये साउथ इंडिया का है, मराठी है, ये राजस्थानी है, इस तरीके से ये पंडित है, इस तरीके से। वहीं वेस्टर्न कल्चर में आप देख ही रहे होंगे इस तरीके के सारे हैट लगाना और इस तरीके के बेल्ट वगैरह पहनना। वहीं वेस्टर्न कल्चर में जो जो पिकनिक है वो इस तरीके से जाए जाते हैं छुट्टियों पे बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ पे पिकनिक जैसा सीन कभी था ही नहीं। हमारे पिकनिक के लिए मेले होते थे, हमारे त्योहार होते थे, हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते थे, पवित्र गंगा नदियों में स्नान करना, ये सारे होते थे, तो ये हमारा पिकनिक का पार्ट होता था। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया है, वेस्टर्न को फॉलो किया है, तो आप इन फोटोज में देख सकते हो। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो पश्चिमीकरण है इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है, पहला है एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, क्लोथिंग, मैनर्स, लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश। पश्चिमी शिक्षा को, पश्चिमी पहनावों को और उसके सूट बूट को और अंग्रेजी भाषा को, उनके तौर तरीकों को अपनाया जाता है इसमें। और आज हम भी देख रहे हैं कि इसी के चलते दोनों मीडियम में यहाँ पे क्लास भी हो रही है। और हम ये भी देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है स्पेशली इंडिया के नॉर्थ इंडिया की बात करें और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो एक सोशल स्टेटस के तौर पे है, तो इसमें इन चीजों को अडॉप्ट किया जाता है। सेकंड, राइज ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक लॉ, ब्यूरोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, एजुकेशन। नवीन संस्थाएं जिसमें आधुनिक न्यायपालिका हो गई, प्रशासन हो गया, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली होगी, ये सारी चीजें हमने अडॉप्ट करी है या इसमें ये सारी चीजें अडॉप्ट होती है। फिर है अर्बन लाइफस्टाइल एंड रेशनल थिंकिंग, हमने शहरीकरण को और तर्कशील सोच का क्या किया है, एडोप्टेशन किया है, विकास किया है। फिर है ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज, नॉर्म्स एंड कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, यानी जो संयुक्त परिवार की जो प्रणाली हुआ करती थी हमारे समाज में वो हमने तोड़ दी है। साथ ही में जो हमारे परंपरागत काम धंधे थे उनमें तो भारी गिरावट हुई है। अब ये जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है वो क्या है, इसका मतलब ये था कि एक नाई है तो जो बाल काटने का काम है वो नाई समाज ही करता था, घड़े बनाने का, मटके बनाने का जो काम है वो कुम्हार समाज ही करता था, ठीक है, जो पंडिताई वाला काम है वो ब्राह्मण समाज ही करता था। इसी हिसाब से जो खेतीबाड़ी का काम है वो माली समाज या सैनी समाज ही किया करता था मोस्टली, है ना। तो ये इस तरीके से जो हमारे जो काम है वो हमारी कास्ट के अकॉर्डिंग पहले से क्या थे, सेटल डाउन थे। तो नाइयों को यहाँ पे दूसरे का कोई कंपटीशन नहीं था, तो इनको सबको रोजगार भी मिला हुआ था। घड़े बनाने में कुम्हारों को पूरा रोजगार मिला हुआ था, वहीं जो माली है, सैनी है, वो खेतीबाड़ी करते थे। तो कहने का मतलब बहुत सारे हमारे जो ये सिस्टम था वो सारा क्या हो गया, सारा का सारा ब्रेक डाउन हो गया और आज हम ब्यूरोक्रेसी में चले गए हैं। आज हम यूं कहें
हम सब सरकारी नौकरी के पीछे चल रहे हैं। मेरे घर पे बहुत अच्छा मेरा जो पुश्तैनी काम है, मैंने उस काम धंधे को सीखा ही नहीं, मैंने उसको भूल गया, मैं चला गया एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने या मैं नौकरी की तैयारी करने। तो ये जो हमने सीखा है वो कहाँ से अडोप्ट किया है? वेस्टर्नाइजेशन से अडोप्ट किया है। फिर है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स आइडिया। लोकतंत्र का और मानवाधिकार जैसे विचारों का क्या हुआ है? प्रचार प्रसार हुआ है। लोग अपने राइट्स के प्रति जागरूक हुए हैं, डेमोक्रेसी के प्रति जागरूक हुए हैं। तो ये कुछ हमने वहां से देखा है, सीखा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, यानी एज पर श्रीनिवासन। जो श्रीनिवासन है वो क्या कहते हैं कि पश्चिमीकरण कितने तरह का होता है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, प्राथमिक, माध्यमिक या द्वितीयक और तृतीयक, 3 तरीके का होता है। कैसा? जब शुरुआत में यहाँ पे जो अंग्रेजी शासन था तो उनके जो डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्रिटिश, उनको कौन सा वेस्टर्नाइजेशन उन्होंने फॉलो किया या वो कौन सा माना जाता है? प्राइमरी, यानी जो सीधे अंग्रेजों के संपर्क में आए वो लोग प्राइमरी स्टेज पे पश्चिमीकरण के फॉलोअर रहे। फिर सेकेंडरी क्या है? कॉन्टेक्ट थ्रू इंडियन इंटरमीडियरीज लाइक टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स, अर्थात शिक्षकों, प्रशासकों आदि के माध्यम से, यानी ये अंग्रेज है, इनके कांटेक्ट में जो डायरेक्ट आए ये हो गए प्राइमरी वाले। फिर इन प्राइमरी के थ्रू कह सकते हैं हम, प्राइमरी के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो पश्चिमीकरण के टच में आए, दैट इज सेकेंडरी लेवल वाले। और टेरिटरी है कॉन्टेक्ट वाया मीडिया एंड एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो हमें आजादी के बाद जो हमने वैश्वीकरण को या सॉरी यू कहे पश्चिमीकरण को हमने जो फॉलो किया है, हम टेरिटरी लेवल पे आते हैं। ऐसा श्रीनिवास जी क्या करते हैं? टाइप्स को फॉलो डिवाइड करते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन है वो 3 तरीके का हुआ। शुरुआत में सीधे अंग्रेजों के संपर्क में आए, फिर दूसरे टीचर्स, ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासकों के थ्रू जो वेस्टर्नाइजेशन के संपर्क में आए, और तीसरे वो जो आजादी के बाद वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो 3 तरीके का वेस्टर्नाइजेशन स्पेशली इंडिया में हुआ है। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर ये जो पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण तो अपने आप में मॉडर्न होना ही तो नहीं। मॉडर्नाइजेशन और पश्चिमीकरण में बहुत बारीक एक थिन लाइन का डिफरेंस है। वो क्या है? मॉडर्नाइजेशन ये कहता है कि आप अपनी जो रूट्स है, जो आप अपनी जड़ें हैं, जो आपकी खुद की संस्कृति है, उसको लॉस किए बिना अपने आप को अपग्रेड करना, वो क्या है? मॉडर्नाइजेशन। और पश्चिमीकरण क्या है? अपनी जो कल्चर है उसको तो आपने छोड़ दिया और दूसरी कल्चर को आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो। ये क्या है? मॉडर्नाइजेशन। सॉरी, ये क्या? वेस्टर्नाइजेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सिस्टम। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक व्यवस्थाओं से निकलकर आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे की ओर बढ़ता है। इट इन्वॉल्व्स चेंज लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स। इसमें औद्योगिकरण, शहरीकरण, विज्ञान एवं तकनीक आदि का प्रयोग होता है और जो परंपरागत विश्वास है उनमें कमी आती है और धर्मनिरपेक्षता जैसे परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। आगे हैं, इट डज नॉट मीन वेस्टर्नाइजेशन, यानी इसका मतलब पश्चिमीकरण नहीं है। दो दैट टू में ओवरलैप, यानी कुछ बातें इसमें क्या हो सकती है? समान हो सकती है मॉडर्नाइजेशन में और वेस्टर्नाइजेशन में। लेकिन ए सोसाइटी कैन मॉडर्नाइज इन इट्स ओन वे व्हाइल कीपिंग सम ट्रेडिशनल वैल्यूज। कोई भी समाज अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखते हुए आधुनिक बन सकता है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल ले तो किसका? जापान का। जापान वो कंट्री है जिसने अपनी कल्चरल को बनाए रखते हुए भी क्या किया है? अपने आप को डेवलप किया है, आधुनिक लाइन में अपने आप को लाकर खड़ा किया है। तो जो वेस्टर्नाइजेशन है उसमें और मॉडर्नाइजेशन में सिमिलरिटी हो सकती है, बट मॉडर्नाइजेशन कहता है कि एक सोसाइटी कैन बी मॉडर्नाइज इन ओन वे, अपने तरीके से भी वह क्या हो सकती है? मॉडर्न हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे हो कि एक तरफ हम ये ट्रेडिशनल हमारी चीजें थी और इससे हम किस पे आ गए? मॉडर्न आ गए। लेकिन हमने देखो, मैं इस फोटो को इसीलिए जानबूझ के रखा, पहनावा हमने नहीं छोड़ा, हमारी जो रूट थी वो यही है, हमारा जो बसने का ढंग है वो सारी चीजें हैं। अपने ढंग से भी एक समाज क्या हो सकता है? मॉडर्न हो सकता है। इसके की एलिमेंट्स देख लेते हैं, मुख्य विशेषताएं। इकोनॉमिक चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इसमें आर्थिक परिवर्तन होता है।
कृषि से हम उद्योगों की तरफ और सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी कि राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वोटिंग राइट्स, लीगल इक्विलिटी, लाइक लोकतंत्र का पनपना, समान अधिकार की बातें होना, कानून का राज होना, ये क्या है? पॉलिटिकल का मॉडर्नाइजेशन है। यानी एक टाइम ऐसा था जब राजा का राज होता था, राजा के ने ये कह दिया वो कह दिया, इतने राइट्स नहीं थे जनता के पास। आज हमारे पास बहुत सारे राइट है, हम आरटीआई लगा के कोई भी इंक्वायरी निकलवाते हैं तो ये हमारा एक राइट है। तो ये है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर सोशल चेंजेस, डिक्लाइन ऑफ कास्ट बैरियर्स, इंक्रीज इंडिविजुअलिज्म, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है? जातिगत सीमाओं को कम करना और व्यक्तिवाद को क्या करना? विकास करना। यानी इंडिविजुअल बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कास्ट। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यूज ऑफ मशीन्स, इंटरनेट, साइंटिफिक मेथड्स, तकनीकी उन्नति करना, मशीनों का, इंटरनेट का और वैज्ञानिक विधियों का क्या करना? प्रयोग करना। ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। फिर है एजुकेशन एंड सेक्युलरिज्म, emphasis on literacy, logical thinking and separation of religion from the state, शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, साक्षरता, तर्क शक्ति और राज्य व धर्म का अलगाव करना, यानी धर्म प्रधान गांव नहीं बनाना या धर्म प्रधान राज्य नहीं होना, जबकि राज्य में पूरा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना। ये इसकी क्या है? कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब ये डिफरेंस कैसे हैं? मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या अंतर है? मॉडर्नाइजेशन कैन हैपन विदाउट कॉपिंग दी वेस्ट, यानी आधुनिकीकरण जरूरी नहीं कि पश्चिमीकरण के जरिए ही हो, अर्थात पश्चिमीकरण को कॉपी किए बिना भी मॉडर्न हुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जापान मॉडर्नाइज्ड यूजिंग इट्स ओन कल्चरल रूट्स, जैसे कि जापान ने अपनी संस्कृति के साथ क्या की हो? आधुनिकता प्राप्त की हो। हम जो आजकल ये जो बर्थडे वगैरह हम बना रहे हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को रिलेवेंट कर सके। हमें अगर हम बर्थडे मना रहे हैं, ये हमने उनको फॉलो किया, लेकिन साथ ही में यदि हम हमारी जो रूट्स है, हम बहुत सारे रिचुअल है जो आज भी हमारे फॉलो करते हैं, लाइक हमारी जो शादी के फंक्शन होते हैं उसमें हम वही चीजें फॉलो करते हैं जो हमारी पर्सनल है या यूं कहे हमारे समाज की कई सदियों से चली आ रही है, और उनमें हम जैसे आज डीजे बजा रहे हैं तो ये हमारा एक एडवांसमेंट है, हम उन खुशियों को अलग तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, वो हमारा एडवांसमेंट है, वो मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, वहीं यदि आप शादी जो सिस्टम है, जो फेरे वेरे लेने वाले जो सीन है उसको खत्म करके बस सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आ जाओ, ये वेस्टर्नाइजेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपनी कल्चर को फॉलो करते हुए खुद को डेवलप करना, और वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है अपनी कल्चर को खत्म करके दूसरी कल्चर को डिटो कॉपी करना या उसके जैसा अपने आप को बनाना, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। अब बढ़ते हैं डेवलपमेंट। विकास क्या है? डेवलपमेंट क्या है? यदि किसी समाज में लोगों का जीवन स्तर बढ़ता हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, शिक्षा का स्तर बढ़ता हो, तो हम कहेंगे कि ये समाज डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। तो डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन ए सोसाइटी। विकास का तात्पर्य समाज में जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और मानवीय क्षमताओं में समग्र सुधार करने से है, यानी समाज का ओवरऑल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वांगीण विकास। क्या बोलते हैं? सर्वांगीण विकास कहा जाता। ओवरऑल डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों ही शामिल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और सामाजिक प्रगति भी होती है। डेवलपमेंट इज मेजर्ड थ्रू इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड जेंडर इक्वलिटी। यानी विकास को हम जीडीपी में, अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, साक्षरता बढ़ती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, गरीबी कम होती है, लैंगिक समानता आती है, ऐसे इंडिकेटर्स के थ्रू हम क्या कहेंगे कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या बैकवर्ड हो रहे हैं। ट्रू डेवलपमेंट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। जो सच्चा विकास है वो समावेशी होगा, यानी सबका विकास होगा, टिकाऊ होगा यानी सस्टेन होगा, और इक्विटेबल यानी न्याय संगत होगा। ऐसा नहीं कि एक वर्ग उससे खुश है और दूसरा वर्ग उससे दुखी है। तो सच्चा जो विकास होता है वो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल होता है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, इसमें क्या क्या हो पाता है या क्या क्या इसमें होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंक्रीज इन इनकम एंड जीडीपी, आर्थिक वृद्धि होती है, लोगों की आय और देश की जीडीपी बढ़ती है।
सोशल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन, हेल्थ और जेंडर इक्वलिटी समाज में आती है, यानी सामाजिक विकास में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और लैंगिक समानता का अधिकार सबको मिलता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स की इसमें बातें होती है। राजनीतिक विकास में लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, विकेंद्रीकरण होता है पूरा सिस्टम, और मानव अधिकारों जैसे मुद्दों पे बातें होती है, या यू को कहे उनके बारे में जागरूकता होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, इस संसाधनों का इस तरीके से यूज करना ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना हो। जैसे आज हम कहते हैं कि पानी को तरीके से बरतो भाई, जंगलों को मेंटेन करो, क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें नहीं बचेगी। तो याद हम इनकी बातें करते हैं तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास, बेनिफिट्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑल्सो, समाज के सभी वर्गों के लिए, विशेषकर जो वंचित वर्ग है, जो पीछे छुटा हुआ वर्ग है, उनको भी लाभ दिया जाता है। तो सारे वर्गों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, दैट मीन्स ये एक समावेशी विकास है, इंक्लूसिव है। अब इसके इंडिकेटर्स क्या है, हमें कैसा पता चले कि हम डेवलप हो रहे हैं? जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी बढ़ती है तो हम विकास की ओर जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक का बढ़ना, लिटरेसी रेट साक्षरता का बढ़ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा का बढ़ना, पुअर्टी रेशियो का क्या होना, कम होना या गरीबी का घटना, लोगों में रोजगार का स्तर बढ़ना, ये सारे क्या है, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है। अब करते हैं शुरुआत सेकंड यूनिट की, जिसमें हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेशन एंड मास मीडिया, यानी इन सब का हमारी सोसाइटी पे या सोशल चेंज पे क्या इंपैक्ट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपके लिए एक अच्छी खबर, वो ये कि हमने लगभग सारी तरह की क्लास, सारी रिलेटेड जो पेपर है आपकी फोर्थ सेमेस्टर के, उन सब की हमने क्लास अपलोड कर दी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिए। अगर कोई क्लास बाकी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का क्या प्रभाव है। देखो शिक्षा क्या है, शिक्षा हमें वह मीडियम है, शिक्षा जो हमें हमेशा अपग्रेड की ओर लेके जाती है, यानी समाज को अगर अपलिफ्ट होना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल आता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण का संप्रेषण होता है। अर्थात जो चीज एक व्यक्ति के पास है वह शिक्षा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। वह ज्ञान भी होता है, वह कौशल स्किल भी होती है, वह एक वैल्यू हो सकती है, वैल्यू दैट मीन्स कस्टम्स हो सकते हैं, और वह एटीट्यूड्स हो सकता है, एक दृष्टिकोण हो सकता है। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका अदा करती है। अर्थात एजुकेशन समाज को परिवर्तन करने का एक सबसे प्रभावपूर्ण एक जरिया होता है। अब इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, अगर हम सोसाइटी पे बात करें तो इसके सामाजिक प्रभाव क्या है। तो पहला, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का साधन, ट्रांसमिट्स कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, अर्थात यह संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाती है। यानी हम बोलते नहीं क्या, जैसे अब लड़ाई वड़ाई होती है, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुझे ऐसी ही शिक्षा दी है। अर्थात हम ये कहें कि शिक्षा वो चीज है, वो एक एजेंट है जो हमारी जो रिचुअल्स है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। सेकंड, प्रमोट्स इक्वलिटी, ये समानता को बढ़ावा देती है। कैसे? प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर अपलिफ्टमेंट, जैसे राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा समान अवसर प्रदान करने का समाज में समानता लाती है। जैसे राइट टू एजुकेशन है कि हर किसी का शिक्षा पे क्या है, अधिकार है, हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है और हर किसी को अपने आप को विकसित करने का अधिकार है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी, समाज की गतिशीलता का एक माध्यम है। किस तरीके से? इट अनेबल्स पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज टू प्रोग्रेस, यानी ये पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देती है। अर्थात जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जो बैकवर्ड लोग हैं, वह शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, ये जागरूकता बढ़ाती है, साथ ही सशक्तिकरण को लाती है। कैसे? इट एनकरेजेज क्रिटिकल थिंकिंग, सिविक सेंस, जेंडर सेंसिटिविटी ऑल्सो,
ये तर्कशील सोच को विकसित करती है। ये नागरिकों की जो जिम्मेदारी है, यानी हम नागरिक होने के नाते जो हमारे सेंस बनते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसको डेवलप करती है। साथ ही ये जेंडर सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है, यानी कि समाज को एक जेंडर सेंसिटिव बनाती है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेज सोशल इविल्स। ये सामाजिक बुराइयों को क्या करती है, कम करती है, खत्म करती है। इट हेल्प्स रिड्यूस सुपरस्टिशंस, चाइल्ड मैरिज, डोवरी और रेसिज्म एक्सेट्रा। यानी इससे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास और जो जातिवाद है, इस तरीके की जो सामाजिक बुराइयां है वह कम होती है और घटती है। अर्थात जो समाज में अनटचेबिलिटी है, जो चाइल्ड मैरिज जैसे काम है, जो डोवरी दहेज लेने जैसा काम है, ये सारा शिक्षित समाज में क्या होता है, कम होता है। तो शिक्षा ये सारे काम करती है, सोशलाइजेशन का एजेंट बनती है, इक्वलिटी को प्रमोट करती है, सोशल मोबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट है और ये समाज को एम्पावर करती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है, प्रौद्योगिकी का समाज पर क्या प्रभाव है। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना। अर्थात जैसे आज हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी तो है जिससे समाज में ये चेंजमेंट आया है कि आप घर बैठे बैठे भी क्या करते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका हम हमारे डेली रूटीन के लाइफ में जब उसको काम में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इट ट्रांसफॉर्म्स सोसाइटीज इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। यह समाज को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे क्या करता है, बदलता है। आज हम सारी चीजों को, यानी कि इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। हमारी जो सोसाइटी वैल्यूज थी, या जो हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, या यूं कहे जो सोशल जो हमारे काम थे, उनमें भी इसका इम्पेक्ट आया है। साथ ही हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है उन पे भी इसका इम्पेक्ट आया है। बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स की, इसके प्रभाव देख लेते हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आर्थिक परिवर्तन कैसे, ऑटोमेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल भुगतान जैसी चीजें, ऑनलाइन व्यापार जैसा काम, ऑटोमेशन जैसा काम हमें इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सोशल स्ट्रक्चर चेंजेज, सामाजिक ढांचे में किस तरीके से बदलाव आया, फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज। डिजिटल रिलेशनशिप्स यानी संयुक्त परिवारों की जगह आज हमें एकल परिवारों को तवज्जो देने लग गए और सारे रिश्ते क्या हो गए, वर्चुअल हो गए। आपने ही बना रखा होगा माई डियर फैमिली के नाम से ग्रुप, यानी कोई व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें फैमिली के बंदे आप जुड़े हुए हो। बात कोई किसी से नहीं करता, सिर्फ मैसेज का, उसमें कोई मैसेज, कोई थोड़े से बुजुर्ग होंगे वो सुबह सुबह भगवान के गुड मॉर्निंग मैसेज कर देंगे, कोई थोड़ा सा यंग सा होगा वो कुछ और कर देगा। इस तरीके से सिर्फ वर्चुअल रिलेशन निभाए जा रहे हैं। बर्थडे है, स्टेटस लगाया जा रहा है। तो ये क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, संपर्क में वृद्धि कर रहा है। कैसे, ग्लोबलाइजेशन और वर्चुअल कम्युनिटीज बन रही है। आज हम यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में हम वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो हमारी जो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। नेक्स्ट, चेंजेज इन लाइफ स्टाइल, हमारी जो जीवन शैली उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन शॉपिंग, रिमोट वर्किंग, ये सारे काम से आज हम रात के 2 बजे भी आप कहीं से आओगे तो बिना मोबाइल चलाए हुए हम सोते नहीं हैं। तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ स्टाइल को तो चेंज कर रहा है। 12 बजना रात का हमें नॉर्मल सा लगता है कि अभी तो 12 ही तो बजे हैं। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है, इस पे इम्पेक्ट आ रहा है। फिर है डिजिटल डिवाइड, क्रिएट्स गैप बिटवीन दोज विद एंड विदाउट एक्सेस। डिजिटल असमानता को बढ़ावा दे रहा है। एक तो वो ग्रुप बन रहा है जो इस तकनीक को यूज नहीं कर रहा, और एक वो जो इस तकनीक को यूज कर रहा है। इन दोनों के बीच में गैप बनता जा रहा है। आज जैसे आप मार्केट में कहीं जाते हो शॉपिंग के लिए और आप ये कहते भाई साहब ऑनलाइन कर दो, और वो कहते कि नहीं मैं ऑनलाइन तो नहीं लेता, नेक्स्ट टाइम आप उसकी दुकान पे नहीं जाओगे, क्योंकि एक खाई आ गई है। एक वो लोग जो ये यूज नहीं कर रहे हैं, एक वो लोग जो यूज कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्पेक्ट है सोसाइटी पे। अब बात करते हैं इम्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कानून का या विधायिका का हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव है। तो जान लेते हैं लेजिस्लेशन क्या है। लेजिस्लेशन रेफर्स टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी।
विधायिका या कानून वे नियम हैं जो सरकार द्वारा समाज के संचालन हेतु बनाए जाते हैं, अर्थात सामाजिक व्यवस्था प्रॉपर ढंग से काम करती रहे, इसमें सारे डिसिप्लिन बना रहे, अनुशासन बना रहे, लोग ढंग से इसमें रहे। तो इसके लिए जो रूल्स, जो एक्ट, जो लॉज बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उनको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन कहा जाता है। इट एक्ट्स एज ए फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। ये सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक माध्यम होते हैं, अर्थात ये सब पे अप्लाई होते हैं और एक फॉर्मली होते हैं। फॉर्मली मतलब एक अथॉरिटी के द्वारा इनको बनाया जाता है। इम्पैक्ट क्या है इसका? इससे होता क्या है? इससे सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, यानी सामाजिक सुधार होते हैं, यानी इट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एटसेट्रा। आज कानून बनाकर छुआछूत हुई, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुई, जैसे जो सामाजिक बुराइयां थी उनको रोका गया है। तो ये सामाजिक सुधार में बढ़ावा देते हैं। सेकंड, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको सशक्त करने का काम किया जाता है। जैसे SC ST के लिए लॉ बन गए, वुमन महिलाओं के लिए बन गए, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग पर्सन है, जो लोग हैं, उनके लिए कानून बन गए। तो ऐसे लोग जो वंचित रहे हुए हैं समाज की मुख्य धारा से, तो उनको एम्पावर करने का काम इनसे किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे? ह्यूमन राइट्स बना के, राइट टू एजुकेशन बना के, राइट टू इंफॉर्मेशन, मानवाधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ, सूचना का अधिकार हुआ, ये वो कानून है जिनसे हमारी अधिकारों की क्या है? रक्षा हो रही है। फिर चेंज इन बिहेवियर, आचरण में या व्यवहार में बदलाव। कैसे? लीगल कॉन्सिक्वेंस अफेक्ट एक्शंस, जैसे डोवरी बैन कर दी, जैसे दहेज प्रथा है, दहेज निषेध कानून बना दिया, तो दंड के चक्कर में या दंड के डर की वजह से सामाजिक व्यवहार बदलता है। जैसे आज ये कहे कि आप बिना हेलमेट के यदि बाइक चलाते हो तो आपका 1000 का चालान हो जाएगा, तो ये एक कानूनी तो बनाया हुआ है। ये क्यों? इस डर की वजह से ही सही हम हेलमेट पहनना स्टार्ट करेंगे और हम इस डर के चक्कर में हमारे व्यवहार को हम क्या करेंगे? बदलेंगे। तो ये व्यवहार को चेंज करता है। फिर एस्टैब्लिशेस रूल ऑफ लॉ, प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्वलिटी, कानून और शासन, कानून का शासन स्थापित करना है, न्याय एवं समानता को बढ़ावा देना है। ये इसके इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं मास मीडिया, जो जनसंचार है, जो जनसंचार के साधन है, उनका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मास मीडिया रेफर्स टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच लार्ज ऑडियंस लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। मास मीडिया का मतलब होता है जनसंचार के माध्यम, ऐसे साधन जो बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, फिल्में हो गई, इंटरनेट हो गया, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो गया। तो जो जन जन तक संदेश को पहुंचाने में काम करते हैं उनको बोलते हैं मास मीडिया। और इसका इम्पैक्ट क्या आता है सोसाइटी पे? पहला है पब्लिक अवेयरनेस, यानी जन जागरूकता लाती है इससे। इन्फॉर्म पीपुल अबाउट न्यूज, हेल्थ, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट, यानी समाचार, यानी इनकी इन पे जो चीजें हैं उनसे समाचार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, पर्यावरण और राजनीति की जानकारी बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचती है और अवेयरनेस आती है। कल्चरल ट्रांसमिशन होता है बहुत जल्दी से, स्प्रेड कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन, इवन ग्लोबल कल्चर, यानी आज दुनिया के किसी कोने में कुछ भी होता है उसकी रील वायरल हो जाती है और वह एक दुनिया भर के दूसरे कोने में ढाणी में बैठे हुए लोगों के पास तक पहुंच जाता है। तो इससे कल्चरल का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट होता है। सांस्कृतिक प्रसारण स्पीडली होता है। सांस्कृतिक मूल्य और परंपराओं का प्रचार होता है। वैश्विक स्तर पर वैश्विक संस्कृति का प्रसार होता है। सोशल इंटीग्रेशन होता है, कनेक्ट्स डाइवर्स पीपल विद कॉमन इंफॉर्मेशन, सामाजिक एकता आती है, विभिन्न समुदाय किसी एक कॉमन इंफॉर्मेशन पे एकजुट हो सकते हैं। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी जनमत का निर्माण होता है। अफेक्ट्स बिलीफ, बिहेवियर्स एंड पॉलिटिकल थिंकिंग, लोगों की सोच का, विश्वास का, राजनीतिक दृष्टिकोण को इससे प्रभावित किया जाता है। जैसे आप ग्रुप में पोल करवाते हो, तो पोल करवाते हो तो उस पे उस पोलिंग से आपको क्या मिल जाता है? लोगों का वो व्यू मिल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये किसके थ्रू? ये मास मीडिया के थ्रू। फिर है नेगेटिव इफेक्ट्स। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? ये इसमें फेक न्यूज हो जाती है वायरल, मॉरल डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी कि कुछ अभद्रता दिखाई जा सकती है। एडिक्शन हो जाता है स्क्रीन का। आज हमें जैसे झूठी खबरें खूब होती है, मॉरली लोग थोड़ा डिग्रेड हो गए हैं, सोशल मीडिया की लत लग जाती है, स्क्रीन की हमें आदत
हो जाती है, बिना मोबाइल के हम रुकते नहीं, तो ये इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड बहुत ईजी है, जिसमें बताया गया है कि जो 5 ईयर प्लान है उसका, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। पहला आता है इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान को पहले समझो। प्लान क्या होता है? प्लान होता है आपके पास क्या रिसोर्सेज है और आपके क्या गोल्स हैं। अपने इन गोल्स को, इन रिसोर्सेज से हमें क्या करना है? अचीव करना है। तो इन रिसोर्सेज का इस तरीके से अलॉटमेंट किया जाए कि इन गोल्स को हम बहुत अच्छे से अचीव कर ले। तो इसके रिगार्डिंग जो हम प्लान बनाते हैं, इसके रिगार्डिंग जो हम स्कीम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग कहा जाता है। और जब ये देश के लिए बनाई जाती है तो इसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन। तो सब जो अपनी सरकार है 1951 से 1951 से 5 ईयर प्लान बनाती आ रही है। तो उन 5 ईयर प्लान का, उन पंचवर्षीय योजनाओं का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट हुआ है उसको हम जानते हैं। 5 ईयर प्लान वर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1951 to 2017 to promote national growth, equity and modernization। समझते हैं ये क्या है कि 1951 से लेकर 2017 तक योजना आयोग द्वारा कई तरह की आर्थिक विकास के लिए योजनाएं चलाई गई थी, जिनका उद्देश्य गरीबी को हटाना, आत्मनिर्भरता को पाना और आधुनिकता लाना था। अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों ध्यान रखो, क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी तो कोई तो होगा जो प्लान तैयार करेगा, प्लान तैयार करने वाला। और तो उसके लिए एक कमीशन बनाया गया 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। उस कमीशन का नाम रखा था योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को कौन सा आयोग आ गया दोस्तों? नीति आयोग बन गया। तो आपके सिलेबस में हालांकि नीति आयोग नहीं है, प्लानिंग कमीशन भी नहीं है, 5 ईयर प्लान है। तो आपको अगर बाय द वे पूछ ले तो ध्यान आपको ये रखना है कि इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्या ऑब्जेक्टिव थे? यानी 5 ईयर प्लान हम क्यों ला रहे हैं? हम पंचवर्षीय योजनाएं ला रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी को खत्म करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास करना है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी जो रोजगार सृजन करना है ताकि क्या खत्म की जा सके? बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। और नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। वो फूड के मामले में भी है, वो डेवलपमेंट के मामले में भी है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी है। ओवरऑल हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। ये इसके क्या रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रहे हैं। बट जितनी भी प्लानिंग थी, यदि आप उनको देखना चाहते हो तो हमारा सेपरेट वीडियो है, मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक उसका दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। 5 ईयर प्लान इन इंडिया करके हमारा वीडियो पहले से बना हुआ है। हम जान लेते हैं इसका यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, कि जो 5 ईयर प्लान्स थे इनके सोसाइटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट आया। पहला है रूरल डेवलपमेंट, इससे ग्रामीण विकास हुआ। किस तरीके से? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोड्स, इरिगेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव में सड़कें बनाई गई, सिंचाई के साधन बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई और गाँव में इंफ्रा को डेवलप किया गया। सेकंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय व्यवस्था बनी। अपलिफ्टमेंट ऑफ SC/STs थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम, जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं उनके लिए विशेष प्रोग्राम लाए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार हुआ। स्कूल्स कॉलेजेस खोले गई, हेल्थ सेंटर्स में वृद्धि की गई, अस्पताल खूब सारे खोले गए। और आपको पता होगा राजस्थान में 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण चल रही है। उसके बाद निःशुल्क जांच व्यवस्था आई और फिर आगे चलकर 2021 में तो चिरंजीवी भामाशाह योजनाएं जैसी योजनाएं आई जिनमें हमें कैशलेस इलाज होता है। तो ये सारे किसके थ्रू हुई? प्लानिंग के थ्रू। वुमेन एम्पावरमेंट, फोकस ऑन मैटरनल हेल्थ, लिटरेसी एंड स्किल ट्रेनिंग, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, उनके स्वास्थ्य पे, उनकी शिक्षा पे और उनके कौशल को विकास करने पे ध्यान दिया गया। अर्बनाइजेशन, प्लान सिटीज एंड हाउसिंग स्कीम्स लाइक इंदिरा आवास योजना, जिसका अब प्रधानमंत्री आवास योजना नाम हो चुका है। नगरीकरण को बढ़ावा दिया, योजनाबद्ध तरीके से शहरों का विकास हुआ और कई आवास योजनाएं लाई गई ताकि सभी को आवास मुहैया
करवाया जा सके, तो ये इसका सामाजिक इम्पैक्ट रहा। अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति। हरित क्रांति को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि ये है क्या। देखो दोस्तों, हम 1947 में आजाद हुए, सबको पता है हमारी आजादी 47 में हुई। 47 में हम आजाद हुए। 1951 में हमने पहला 5 ईयर प्लान बनाया जो कि 1956 तक चला। फिर 1956 से हमने 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान चलाया और 1961 से 1966 तक हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चला। थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत मुश्किलें आई हमारे सामने। हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और एक भयंकर वाला अकाल हमने फेस किया। तो हमारी कमर टूट गई, ना आर्थिक तौर पे भी हम सक्षम नहीं थे और खाद्यान्न के मामले में भी हम कमजोर हुए। तब यहाँ से हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे एक चेंजमेंट किया। किसमें किया? उनके सीड्स में और टेक्नोलॉजी में, कि इस तरीके के बीज आए, इस तरीके के बीज लाए जाए जिनकी उत्पादकता, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। उनमें फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए ताकि प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो। इससे जो मोटे अनाज है जैसे गेहूं है, दालें हैं, उनका क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा। इसको हमने क्या कहा? ग्रीन रिवॉल्यूशन इसका कहा। इसका नाम दिया गया हरित क्रांति। ये कब हुआ? जैसे मैंने कहा 1966 के बाद हुआ। तो 66 से लेकर 1969 तक ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला काम चला। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन भी हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन चली भी। और दुनिया भर में तो कौन थे इसके? नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया भर में नॉर्मन बोरलॉग इसके क्या थे? जनक थे। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके जनक रहे हैं। तो ये आपके लिए अलग से बातें थी। समझ लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एन एग्रीकल्चरल reform movement started in 1960s to increase food grain production through modern technologies like high yield variety यानी HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई कृषि सुधार प्रक्रिया थी जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाना संभव किया गया है। कहीं इन सब का प्रयोग करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना हमने सोचा या हमने बढ़ाने का प्रयास किया। उस प्रयास का नाम क्या रहा दोस्तों? हरित क्रांति। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी। पॉजिटिव क्या है? इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन यानी अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई, स्पेशली व्हीट एंड राइस इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP। विशेष रूप से गेहूं और धान की जो फसल है उनके खाद्यान्न में वृद्धि हुई। जैसे सिंपल से गए तो मोटे अनाजों में वृद्धि हुई। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में। इंडिया रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, उससे पहले हम क्या करते थे? खाना भी यानी गेहूं भी हम बाहर से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। बट आफ्टर हरित क्रांति हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। इमरजेंस ऑफ एग्री बिजनेस, जो कृषि व्यवसाय है उसका विकास हुआ। ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन इंडस्ट्रीज, जो ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, जो एग्रो प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज हुई। उर्वरक बनाने वाली, पंप बनाने वाली, इस तरीके की इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और इससे हुआ क्या? अब खेतों में रोजगार हो गया तो गाँव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जॉब्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ग्रामीण रोजगार सृजन हुआ, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खूब सारे खुले। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए रीजनल इनइक्वालिटी, अर्थात क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तक तो लाभ खूब मिला, लेकिन बाकी जैसे राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, ऐसे स्टेट है उनमें थोड़ा सा इनका इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ। स्पेशली राजस्थान की बात करें क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के साधन थे नहीं, सिंचाई के साधन नहीं थे तो हरित क्रांति का इतना असर हुआ नहीं। तो इससे क्या हुआ? कुछ ही स्टेट में इसका ज्यादा बेनिफिट हुआ, बाकी स्टेट में नहीं हो पाया, तो एक इनइक्वालिटी बन गई। सेकंड, एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय हानि कैसे? सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, ओवर यूज ऑफ वाटर एंड केमिकल्स। अब क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और रसायन यूज करने से जो मिट्टी की गुणवत्ता थी, जो उर्वरकता
वह क्या हो गई, कम हो गई, और इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ। नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल फार्मर, जो छोटे किसान हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया। लार्ज फार्मर बेनिफिटेड मोर देन पुअर वंस, जो बड़े किसान हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिला और जो छोटे किसान थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक विभाजन हुआ। कास्ट एंड क्लास इनइक्वलिटीज को और ज्यादा बढ़ावा मिला गांवों में। जाति और वर्ग आधारित असमानता गांवों में ज्यादा विकसित हुई। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। अब बात करते हैं राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, यानी प्लान्स एंड स्कीम्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जो स्कीम लाई गई उनका समाज पे क्या इम्पैक्ट हुआ। बोथ central and state governments run various welfare schemes to promote social development, poverty reduction and inclusive growth। सरकार चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार की हो, केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों ही कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है जिनका उद्देश्य समाज का विकास करना है, गरीबी को हटाना है और इंक्लूसिव या यूं कहे समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। दोनों ही सरकारें योजनाएं लाती रहती है। हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम मनरेगा स्कीम, ये मनरेगा स्कीम दोस्तों आपको बता दूं ये फरवरी 2006 में आई थी। इस स्कीम में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट, जो कि गांव के लोगों के लिए होता है ग्रामीण इलाकों में। मनरेगा, इसका मनरेगा नाम 2009 में पड़ा था। ये रोजगार सृजन का गारंटीड प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करवाती है गरीब लोगों को। ये इंदिरा आवास योजना का ही चेंज किया हुआ नाम है। फिर है स्वच्छ भारत अभियान, जो सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ावा देता है, स्वच्छता को, जो कि अक्टूबर 2014 में चालू किया गया था। फिर है पीएम किसान, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट और टू फार्मर, यानी कि पीएम किसान क्या है, जो किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देता है या यूं कहीं डायरेक्ट डीबीटीएल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करता है, जिसमें किस्तें आती है हर 3 महीने से। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फोकस ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन टू एंड प्रोटेक्शन, यानी समाज में जो लड़की है उसकी जन्म को बढ़ावा देने के लिए, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उसकी सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। ये सारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। स्पेशल हम किसकी बात करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में। जैसे इंदिरा रसोई योजना, न्यूट्रिशन मील्स एट लो कॉस्ट, 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, जो इंदिरा रसोई योजना के नाम से हमारे यहाँ चल रहा है। पहले ये अन्नपूर्णा के नाम से चला करता था। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल फैमिलीज, यानी सभी के लिए चिरंजीवी हेल्थ बीमा योजना हमारे, जिसमें कैशलेस इलाज होता है। राजीव गांधी जल संचय योजना, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए यानी उनको बचाने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया 2019 या 20 में, शायद 2020 में ये प्रोग्राम आया था, राजीव गांधी जल संचय योजना के नाम से। फिर है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, फ्री मोबाइल दिए गए थे, इंटरनेट कनेक्शन दिए गए थे। अभी रिसेंटली 2023 की बातें हैं ये कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना आई थी। फिर है भामाशाह योजना, जिसको आगे चलकर चिरंजीवी के साथ मिला दिया गया था, जो कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का। तो ये कुछ स्कीम है जो राजस्थान गवर्नमेंट की रही। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन स्कीम का, इससे पुअर्टी रिड्यूस होती है यानी गरीबी में कमी आती है। इम्प्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होता है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर है इससे एग्रीकल्चर एंड रूरल सपोर्ट मिलता है, कृषि और ग्रामीण सहयोग बढ़ता है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है, लोगों का समावेशन होता है डिजिटली तौर पे और फाइनेंस के तौर पे। इंक्लूजन का मतलब होता है हर एक व्यक्ति तक उस सेवा की पहुंच बढ़ा देना, या यूं कहे अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो समाज के हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो, और डिजिटल है तो समाज के हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। ये इसके सामाजिक इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं शुरुआत 4th यूनिट की, जिसमें हम बात करेंगे सोसाइटी के लिए जो मेजर सोशल मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया लेवल पे, यानी जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनकी हम बात करते हैं। अपने साथ पहला आंदोलन है SNDP मूवमेंट, यानी कि SNDP का पूरा नाम है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन
ये शुरू हुआ था दोस्तों केरला में, केरल में ही ये रिलेटेड था। और इसकी जो फाउंडेड है, जो इसके संस्थापक है या यूं कहीं इसको चलाने वाले थे, वो थे डॉक्टर पद्मनाभ पाल्पू। 1903 में यानी 1903 में इसकी स्थापना हुई थी या फिर इसको चलाया गया था। इसके जो प्रेरणा स्रोत है वो वहाँ के श्री नारायण गुरु थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सामाजिक परिवर्तन के काम किए थे। अब इसमें हुआ क्या कि एक वहाँ की जो जनजाति है, एक समुदाय था एझावा करके। इस समुदाय को नीचा समझा जाता था वहां पर, और इनको कई मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। इनको कोई शिक्षा के लिए कोई सरोकार नहीं रखा गया इनके लिए, और इनको समाज में वंचित रखा गया बहुत सारी चीजों के लिए। तो इस एजावा समुदाय की को मुख्य धारा में लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया श्री नारायण धर्म परिपालन के द्वारा। यह जो श्री नारायण गुरु है वो इसके प्रेरणा स्रोत थे, और जो पद्मनाभ पाल्पू है उनके द्वारा ये चलाया गया था। तो इस आंदोलन का नाम SNDP आंदोलन है। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या है इसकी बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। द SNDP मूवमेंट वॉज लॉन्च टू अपलिफ्ट द एजावा कम्युनिटी ऑफ केरला। यह आंदोलन एजावा समुदाय के उत्थान हेतु शुरू किया गया था। वो वर कंसिडर्ड लोअर कास्ट एंड वर डिनाइड टेम्पल एंट्री, एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स अंडर ब्राह्मिकल डोमिनेंस। यानी कि इन्हें समाज में नीचा समझा जाता था, इन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, शिक्षा व सामाजिक सम्मान से इनको वंचित रखा गया था। जो समाज के ऊपर तबके के लोग हैं वो इनको दबा के रखते थे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आंदोलन लाने का लिए मुख्य उद्देश्य क्या थे। टू एबोलिश कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदभाव थे उनको खत्म करना। कि आप एक कास्ट को नीचा समझते हो, आप अपने आप को ऊपर समझते हो, इनको आप वंचित रखते हो, इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन था समाज में उसको खत्म करना इसका ऑब्जेक्टिव था। टू प्रमोट एजुकेशन अमंग एजावाज, जो एजावा समाज है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ताकि वो अपने आप को समाज में अपलिफ्ट कर सके, क्योंकि शिक्षा ही वो है जिससे समाज की मुख्य धारा से जुड़ा जाता है। टू एंश्योर टेम्पल एंट्री एंड सोशल इक्विलिटी, यानी मंदिर में प्रवेश देना और समाज में समान अधिकार दिलवाना एजावा समुदाय को, वो इसका ऑब्जेक्टिव था। टू प्रोपगेट द टीचिंग्स ऑफ श्री नारायण गुरु, जो श्री नारायण गुरु की जो शिक्षा है उनका क्या करना, प्रचार प्रसार करना, ताकि जो ये समाज है, जो एजावा समुदाय है, वो उनको समझकर अपने आप को क्या कर सके, विकसित कर सके। कुछ फीचर्स है इसकी, कुछ विशेषताएं हैं। इट वॉज बोथ ए रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ये एक धार्मिक सुधार होने के साथ साथ सामाजिक सुधार आंदोलन था। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आंदोलन था जो सोशल होने के साथ साथ रिलीजियस भी था। तो जो SNDP मूवमेंट है ये धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक सुधार भी था। क्योंकि धार्मिक इस मामले में क्योंकि मंदिरों में प्रवेश दिलाना था, और सामाजिक इस मामले में क्योंकि जो कम्युनिटी है जिसको लोअर समझा जा रहा था उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। एम्फसाइज्ड द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इसका मुख्य नारा था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानव जाति के लिए। अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये स्लोगन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किसके रिगार्डिंग था, तो ये भी आपसे, ये भी इसकी एक विशेषता है। फोकस्ड ऑन एजुकेशन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड यूनिटी अमंग बैकवर्ड कास्ट। शिक्षा आत्मसम्मान और एकता पर जोर दिया गया, जो कि बैकवर्ड कास्ट थी, जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ी जो जातियां थी, उनके लिए आत्मसम्मान को विकसित करना, शिक्षा का बढ़ावा देना और उनमें यूनिटी बनाना। फिर है हेल्प्ड इन फॉर्मिंग स्कूल्स एंड टेम्पल्स फॉर एजावाज। जो एजावा समाज है उसके लिए स्कूल बनाए, उनके लिए मंदिर बनाए गए। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी इस आंदोलन की। अब बात करते हैं एग्रेरियन मूवमेंट, यानी कृषक आंदोलन, फार्मर मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। देखो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमने छोटी क्लासों में खूब पढ़ा है कि हमारे राजस्थान में जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदार क्या करते थे, इतना बड़ा खेत है, इस खेत को किसानों को देते थे, किसान इसमें मेहनत करता था, 100 रुपए कमाता था, और उस 100 रुपए में से एक बहुत बड़ी अमाउंट एज ए टैक्स वह देता था। यानी हम यूं कहे कि 100 में से तकरीबन 60 से 70 रुपए वह टैक्स का देता था, तो बचते 30-40 रुपए ही उसके पास बचते थे। तो एक उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल था फार्मर्स में, बहुत ज्यादा उन पे कर्जा भी था। तो उनके खिलाफ
इन जमींदारों के खिलाफ या फिर जो इनका शोषण हो रहा था, इनके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किए, जो मूवमेंट किए, उनको बोला गया फार्मर मूवमेंट या एग्रीरियन मूवमेंट, किसान आंदोलन। तो एग्रीरियन मूवमेंट्स आर प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बाय फार्मर्स पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, हाई रेंट्स, इंडेमनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल इंडिया। यानी कृषक आंदोलन वे संघर्ष होते थे जो किसानों द्वारा जमींदारी प्रथा, उच्च किराया, कर्जदारी और शोषण के खिलाफ किए जाते थे। कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल देखिए, जैसे इंडिगो रिवोल्ट हुआ था जो कि 1859 से 60 में हुआ था बंगाल में, जो नील आंदोलन के नाम से जाना गया। डेक्कन रॉयट्स जो कि 1817 में हुआ, 75 में हुआ था महाराष्ट्र में। यह है देबागा मूवमेंट जो 1946 में बंगाल में हुआ था। तेलंगाना जो कि 46-49 में हुआ था। यहाँ पे एक नाम और भी अच्छा जोड़ सकते हो आप, बिजोलिया फार्मर मूवमेंट है, बिजोलिया मूवमेंट जो कि 1895 के बाद ही आया था, जो कि एक सबसे लंबा पूरी इंडिया में आज तक का सबसे लंबा जो स्ट्रगल चला वो यही चला था। तो ये कुछ इसके बेसिक उदाहरण हैं। बात करते हैं इसके काजेज की, क्यों ये हुआ, क्या रीजन थे कि किसानों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ा और आंदोलन करने पड़े। पहला फेडरल लैंड सिस्टम, जो सामंती व्यवस्था थी, यानी जमींदारी पे उनका खुद का हक तो था नहीं किसानों का, वो उनको किराए पे मिलती थी और उसको वह बोते थे। तो एक तो उस वजह से उनको एक जगह एकजुट होना पड़ा। फिर एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो खूब शोषण करते थे। यानी हमारे लिए तो कहा गया है कि भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और एक दिन कर्ज छोड़कर ही मर जाता है। तो ये एक बहुत भारी शोषण था किसानों पे। आपने मिथुन चक्रवर्ती की खूब फिल्में देखी होगी जिनमें इस तरीके की स्टोरी लाइन हुआ भी करती थी। तो वो उसी ही पेज को एडोप्ट करके दिखाया हुआ होता है। लैंडलेसनेस एंड पॉवर्टी, यानी किसानों के पास भूमि नहीं है और किसान बहुत ज्यादा गरीब है, तो इस कारण से भी ये आंदोलन हुए। इनजस्टिस इन लैंड ओनरशिप एंड टेनेंसी लॉज, जो भूस्वामित्व है वह इनजस्टिस था, उसमें अन्याय था। किसी के पास इतना बड़ा खेत है तो किसी के पास सिर्फ इतना सा, और एक ऐसा जिसके पास है ही नहीं, तो ये इनजस्टिस था। तो इस तरीके के लिए इस भूस्वामित्व कानून लाने के लिए इसमें अन्याय होने की वजह से ये सारे मूवमेंट हुए थे। डिमांड क्या रखी उन किसानों ने, लैंड रिफॉर्म करे जाए, यानी भूमि सुधार करो, भूमि का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करो, सही व्यक्ति जो उसको बो रहा है उसी को वो जमीन दे दो। फेयर रेंट्स, यानी कि जो उचित किराया है, जिसको क्या बोला गया, लगान, भूमि पर जो लगान लगा रहे हो वह फेयर होना चाहिए। कम से कम आप 100 रुपए में 70 रुपए आप ले जाते हो तो ये तो गलत बात है। 100 रुपए में से 20 रुपए आप लेके जाओ, हम एज ए टैक्स आपको देंगे, बट 70 हमसे टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो रेंट सही लगाओ, और रेंट वसूल करना भी बहुत गलत सिस्टम था, कभी आप पढ़ो तो उसको अलग से पढ़ सकते हो। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, यानी जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म करना इसकी डिमांड थी। ओनरशिप राइट्स फॉर टीलर्स, यानी किसानों को जमीन का तो अधिकार हो ही हो, पहले किसान जमीन सिर्फ बोते थे, उनके पास उसका मालिकाना हक नहीं था। तो ऐसा राइट आया कि जो उसमें हल चला रहा है वही उसका क्या हो, मालिक हो। तो राइट फॉर टीलर्स, यानी हल चलाने वाले को ही भाई ओनरशिप दो इसकी। तो इस तरीके के डिमांड इन मूवमेंट्स में रखी गई। अब बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि महिला आंदोलन। महिलाओं को समाज में मुख्य स्थिति में लाना, उनको अधिकार देना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना ताकि वो अपने आप को साबित कर सके, उसके लिए जो आंदोलन आया दैट इज वुमेन मूवमेंट, यानी महिला आंदोलन। वुमेन मूवमेंट्स रेफर्स टू कलेक्टिव एफर्ट्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। महिला आंदोलन उन प्रयासों को कहते हैं जो समाज में महिलाओं की स्थिति को, अधिकारों को और अवसरों को सुधारने के लिए किए जाते हैं, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना, यानी लिंग समानता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी कि जैसे हमारे कानून में आप जैसे पंचायती राज भी पढ़ते हो उसमें सीधा सीधा लिखा है 1/3 किसके लिए रिजर्व रहेगा, वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसी को ही तो एम्पावर करने के लिए रखा गया है। राइट्स टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा का अधिकार हो और रोजगार में समान अधिकार दिया जाए महिलाओं को। एंड टू वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो हिंसा है उसको खत्म किया जाए और जो भेदभाव है
उसको भी खत्म किया जाए, ये इनके क्या रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं। फेजेज कौन कौन से आए इंडिया में वुमेन मूवमेंट के? सोशल रिफॉर्म फेज जो कि 19th सेंचुरी में आया था, सामाजिक सुधार चरण, जिसमें अबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमेरिज, एजुकेशन फॉर वुमेन, जिसमें सती प्रथा बंद की गई, विधवा पुनर्विवाह किया गया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो देखो कितना था, वो 18वीं 19वीं सदी तक की बातें हैं। सती कर दी जाती थी, कुछ अपने आप होती थी, कुछ को जबरदस्ती सती किया जाता था। डाकन प्रथा भी हुआ करती थी, ठीक है। विधवा होगी तो उसकी शादी नहीं होती थी, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो शुरुआत में जो फेज आया जो सोशल रिफॉर्म का था 19th सेंचुरी में, वो यही था कि इन कुरीतियों को क्या किया गया, खत्म किया गया। फ्रीडम स्ट्रगल फेज, पार्टिसिपेशन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, यानी स्वतंत्रता संग्राम चरण आया, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन में इनकी भागीदारी बढ़ी। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो हमारे फ्रीडम जो मूवमेंट थे उसमें कई सारी महिलाओं का योगदान रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, लीगल रिफॉर्म्स, फेमिनिस्ट ग्रुप्स, स्वतंत्रता के बाद का जो चरण जिसमें कानूनी सुधार है, नारीवाद के संगठनों की स्थापना की गई। फिर एक कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, अभी जो समकालीन अभी रिसेंटली हुए हैं, जिसमें मी टू कैंपेनिंग आया था, जेंडर जस्टिस आया, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व की मांग आई, लैंगिक न्याय की बातें हुई। तो ये कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स है। अब बात करते हैं दलित मूवमेंट्स, यानी दलित आंदोलन। समाज का वो तबका जो कई सदियों से नीचे दबा हुआ रहा, उनमें जो उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए जो आंदोलन चला है, उनको दलित मूवमेंट कहा गया। द दलित मूवमेंट रेफर्स टू द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर इक्वलिटी, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। दलित आंदोलन उन सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को कहते हैं जो अनुसूचित जातियों द्वारा समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए किए गए थे, कि हमें समाज की में सम्मान रखो, यानी इक्वलिटी रखो, सम्मान के साथ पेश आओ और सोशल जस्टिस के साथ हमें भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका दो। उनके लिए जो प्रयास हुए, दैट इज दलित मूवमेंट। इसके प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, कांशीराम जी और पेरियार जो तमिलनाडु में है, ये इसके कुछ प्रमुख नेता रहे। बात करते हैं मेजर गोल, मुख्य उद्देश्य क्या था? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, उसको खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब्स एंड रिसोर्सेज, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों में समान अधिकार दिलवाना इसका उद्देश्य था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। प्रोटेक्शन अंडर लॉज, यानी SC/ST एक्ट, रिजर्वेशन पॉलिसीज, इनके थ्रू कानूनों द्वारा प्रोटेक्शन का इसका मुख्य उद्देश्य था। इंपोर्टेंट मूवमेंट कौन कौन से हुए इसमें? दलित पैंथर आंदोलन 1972 महाराष्ट्र में हुआ, अम्बेडकरवादी आंदोलन हुआ, बहुजन समाज आंदोलन हुआ। ये इसके कुछ क्या है, प्रमुख मोमेंट है। इसके अलावा बात करें तो अब अपनी जो क्लास है, ये अपनी यहाँ पे कंप्लीट क्लास होती है, जिसमें हमने सोशियोलॉजी की सारी यूनिट को डिस्कस किया है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द ही यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप बने रहिए। तो भी कंटिन्यूड, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।